मेरा नाम चिराग है। आज मेरे मेडिकल स्टोर पर सुबह से कोई कस्टमर नहीं आया था और मैं काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था कि जल्दी से कोई ऐसा कस्टमर आ जाए जो मुझसे ज़्यादा तादाद में दवाई खरीदे, ताकि मेरी कमाई आज ज़्यादा हो जाए और मैं अपनी बहन की फ़ीस के पैसे जमा कर सकूं। अभी मैं यही सोच रहा था कि एक बूढ़ा आदमी मेडिकल पर आया। बेटा, ज़रा ये पर्ची देखना, इसमें लिखी हुई दवाइयाँ मुझे दे दो। आधी रात का समय था। मेडिकल स्टोर के काउंटर पर एक कमजोर और बूढ़ा आदमी अपनी कांपती हुई उंगलियों से एक पर्ची मेरी तरफ बढ़ाते हुए घबराहट भरे अंदाज में कहने लगा। मैं जो कुछ देर पहले ही काउंटर पर झुके हुए अपनी छोटी बहन नेहा की फीस के पैसों के बारे में सोच रहा था, इन बूढ़े अंकल की तरफ देखने लगा। सड़क पर ट्रैफिक काफी हद तक कम हो चुका था और रात की खामोशी हर तरफ फैली हुई थी और इस समय स्टोर में इन अंकल के अलावा और कोई कस्टमर मौजूद नहीं था। मैंने खामोशी से उनकी इस मुड़ी हुई पर्ची को हाथ में लेकर देखा, जिन पर काफी महंगी दवाइयां लिखी हुई थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि ये मामूली दवाइयां नहीं है और हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल भी नहीं होती। मैंने स्टोर के शीशे वाले रैक से सावधानी के साथ वो सारी दवाइयां निकालकर काउंटर पर रखी और अपने कंप्यूटर पर बिल बनाकर इन बूढ़े अंकल की तरफ देखा। अंकल जी, ये दवाइयां 5,000 की हैं। मैंने नरमी से उन्हें बताया। इन अंकल के चेहरे पर एकदम से परेशानी और लाचारी के एक्सप्रेशन उभर आए थे और उन्होंने घबराकर अपने कपड़ों की जेब टटोलना शुरू कर दिया था। बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये दवाइयाँ इतनी महंगी होंगी। क्या तुम मुझे कम पैसों में थोड़ी सी दवाई दे सकते हो? मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है और मेरा सांस उखड़ रहा है। उनकी आवाज में एक अजीब सी लाचारी थी जिसने मुझे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। मेरे दिमाग में जल्दी से अपनी छोटी बहन नेहा की मासूम सी मुस्कुराहट और माँ की वो बातें गूंजने लगी थी जो उन्होंने आज सुबह मुझे काम पर भेजते हुए कही थी। बेटा चिराग, नेहा की फीस जमा करवाने की आखिरी तारीख बिल्कुल सर पर आ गई है। तुमने जो पैसे जोड़ कर रखे हैं उन्हें ध्यान से संभाल कर रखना, कहीं खर्च ना हो जाए। माँ की वो फिक्रमंद आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं जानता था कि ये पैसे मैंने कितनी रातों की नींद कुर्बान करके इकट्ठे किए थे, लेकिन इन बूढ़े अंकल की लाचारी और मौत का डर देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि फीस का बंदोबस्त मैं सुबह राकेश अंकल से थोड़ी सी एडवांस सैलरी मांगकर कर लूंगा। वो मुझे कभी मना नहीं करेंगे, लेकिन इस समय इस बूढ़े इंसान की जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा, कोई बात नहीं अंकल जी, आप ये सारी दवाइयाँ ले जाइए। जितने पैसे कम हैं वो मैं अपनी तरफ से डाल देता हूँ। आप बस परेशान न हो और अपना ख्याल रखिए। मैंने अपनी बहन की फीस के लिए रखे हुए पैसों में से कुछ रकम निकालकर पूरा कर दिया था और दवाइयाँ उनके हवाले कर दी थी। वो इंसान मुझे हैरानी से देखने लगा और फिर ढेर सारा आशीर्वाद देता हुआ धीरे धीरे कदमों के साथ स्टोर के शीशे वाले दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने सुकून का एक गहरा सांस लिया, लेकिन जब मुड़कर मैं काउंटर साफ करने लगा तो मेरी नज़र काउंटर के बिल्कुल कोने पर पड़ी। वो बूढ़ा जल्दबाजी में अपना पुराना सा चश्मा वहीं भूल गया था। मैंने जल्दी से चश्मा उठाया और उसके पीछे बाहर की तरफ भागा ताकि वो अंधेपन में सड़क पर कहीं गिर न जाए। स्टोर से बाहर निकलते ही मेरे कदम अचानक अपनी जगह पर जम गए थे और मेरे हाथ से चश्मा गिरते गिरते बचा था। सड़क पर रोशनी भले ही कम थी, लेकिन जो होश उड़ा देने वाला नज़ारा मेरे सामने था उसने मुझे हैरानी के एक गहरे समंदर में धकेल दिया था। वो कमज़ोर और गरीब सा नजर आने वाला बूढ़ा आदमी कुछ कदम आगे जाकर एक चमकदार और करोड़ों की काले रंग की लैंड क्रूजर की पीछे वाली सीट का दरवाज़ा खोलकर बड़े इतराते हुए और सुकून भरे अंदाज में अंदर बैठ रहा था। गाड़ी का इंजन एक भारी और तेज आवाज के साथ स्टार्ट हुआ और वो खामोशी से सड़क पर आगे बढ़ने लगी। मेरी नज़र अचानक उस गाड़ी की पिछली नंबर प्लेट पर पड़ी और मेरी सांसें जैसे गले में ही अटक कर रह गई हों। उस पर साफ और बड़े बड़े शब्दों में UP16AB और कुछ नंबर लिखा हुआ था। मेरे दिमाग में एक अजीब सी सनसनाहट होने लगी और मेरा पूरा वजूद एक सूखे हुए पत्ते की तरह कांपने लगा। मैंने अभी उस इंसान को जिंदगी की दवाई दी है जिसने मेरी बड़ी बहन आभा दीदी की जान ली थी। ये सवाल मेरे दिमाग में किसी खतरनाक तूफान की तरह उठा था और मुझे अंदर तक हिलाकर रह गया था। ये तो वही गाड़ी और वही नंबर प्लेट थी जिसकी तलाश पुलिस को पिछले 4 सालों से थी और जिसने मेरे खुशहाल परिवार को पूरी तरह से अंधेरे में डाल दिया था। मुझे वो रात याद आई जब दीदी फोन पर बात करते हुए घर से बाहर निकल रही थी और मैं बालकनी से उन्हें जाते हुए देख रहा था। वो इसी काले रंग की लैंड क्रूजर कार में बैठकर सही सलामत घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद उनकी लाश घर आई थी।
मैंने जब इस कार को घर से निकलते हुए देखा था तो उसकी नंबर प्लेट पर जो नंबर छपा हुआ था वो मुझे अच्छी तरह से याद हो गया था। मैंने जब पुलिस को इस काले रंग की गाड़ी के बारे में बताया और इसका नंबर भी बताया कि दीदी मरने से पहले इस कार में बैठकर गई थी और फिर उनके जाने के 2 घंटे बाद हमें उनकी मौत की खबर मिल गई। जरूर उनका कातिल उस कार में ही बैठा होगा। ये नंबर मैं कभी नहीं भूल सकता था। अभी मैं वहीं सड़क के किनारे खड़ा हुआ था और मेरा दिमाग इस कड़वी हकीकत को एक्सेप्ट करने के लिए विश्वास नहीं कर पा रहा था कि कातिल इतने सालों बाद इस तरह अचानक मेरे सामने आ जाएगा, और वो भी इस अजीब व गरीब होलिये में। मैं बहुत ही धीमे, बोझल और कांपते हुए कदमों के साथ वापस स्टोर के अंदर आ गया था और दीवार का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गया। वो पुराना चश्मा मेरी मुट्ठी में मजबूती से कैद था और मेरा दिमाग लगातार पुराने समय की उन गहरी तकलीफों को और बंद यादों में खो गया था, जिनको मैंने बड़ी मुश्किल से अपने अंदर दफन किया था और जिनका जख्म आज भी पहले दिन की तरह हरा था। मैं गरीब परिवार से संबंध रखता था। मेरे परिवार में मेरे और मेरी माँ के अलावा मेरी मुझसे बड़ी बहन आभा दीदी और मुझसे छोटी मेरी बहन नेहा थी। हमारे परिवार में बहुत प्यार था। मेरे पिता की मौत 2014 में हुई थी। मेरी दीदी को मेरे पिता ने खूब पढ़ाया लिखाया था। वो इतनी काबिल हो गई थी कि उनकी अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई थी। वहाँ के मालिक राकेश गोयंका का बेटा शुभम गोयंका मेरी दीदी को पसंद करता था। उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी। मेरी दीदी हमेशा खुश रहती थी और अच्छा कमाती थी। उनकी कमाई से हमारे घर का गुजारा आराम से हो रहा था। मैं और मेरी छोटी बहन उन्हीं की कमाई से पढ़ रहे थे। तब मैं उस समय 12वीं कक्षा में था और मेरी छोटी बहन नेहा 7वीं कक्षा में थी। पिताजी के मरने के बाद दीदी ने घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। वो मुझसे कहती थी कि तुम भी अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें भी अपनी ही कंपनी में अच्छी पोस्ट पर लगवा दूंगी। फिर हम दोनों भाई बहन अपने घर को चलाएंगे। माँ दीदी से कहती थी कि जैसे ही तुम्हारे भाई की नौकरी लग जाएगी मैं जल्दी से तुम्हारी शादी कर दूंगी। लेकिन मेरी दीदी शादी तब तक नहीं करना चाहती थी जब तक हम दोनों भाई बहन की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती और मेरी नौकरी नहीं लग जाती। आज से पिछले 4 साल पहले तक मेरी जिंदगी बहुत सुकून भरी थी। मैं मेडिकल लाइन से पढ़ाई करना चाहता था और मेरा इकलौता सपना एक काबिल डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करना था। हमारे छोटे से घर में, मोहब्बत भरे परिवार में, मेरी दीदी लड़की होने के बावजूद भी अपने पूरे परिवार का बोझ उठाए हुए थे। वो गोयंका इंडस्ट्रीज में सीनियर ऑडिटर की पोस्ट पर काम करती थी और बहुत ही ईमानदार और उसूल पसंद होने की वजह से उनकी सब बहुत इज्जत करते थे। वो हमेशा मुझे यही समझाती थी कि जिस तरह लड़की होकर भी मैं कामयाब हुई हूँ, हमारे पापा ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए, उसी तरह तुम भी एक दिन इतने कामयाब हो जाना कि अपने परिवार की सारी परेशानियां दूर कर देना। मैं हमेशा दीदी से यही कहता था कि मैं आपसे वादा करता हूँ, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं खुद आपकी धूमधाम से शादी करूंगा और आपकी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। हम तीनों बहन भाई में बहुत प्रेम था। हमारी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। नेहा की बातें घर में रौनक कर देती थी और दीदी हम सब का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, यहाँ तक कि वो अंधेरी रात आई जिसने हमारा सारा सुकून छीन लिया। मुझे आज भी वो रात अच्छी तरह से याद है। मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। मेरा कमरा सेकंड फ्लोर पर बना हुआ था, जिसमें बड़ी सी खिड़की खुल रही थी और बाहर की सड़क का नज़ारा साफ दिखाई देता था। उस दिन दीदी सुबह से ही बहुत परेशान थी। मैंने और नेहा ने कई बार पूछा भी था, दीदी आज आपके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं है जो हमेशा होती है। उन्होंने बस ये कहकर टाल दिया कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और हमें कुछ भी नहीं बताया। दीदी सुबह से ही परेशान थी, ये बात तो साफ जाहिर हो रही थी। उनके मोबाइल पर बार बार किसी की कॉल आ रही थी, लेकिन वो हम में से किसी के सामने फोन पर बात नहीं कर रही थी। जैसे ही फोन आता वो मोबाइल अपने कमरे में ले जाकर खामोशी से बात कर रही थी। मुझे लगा उनकी कंपनी को किसी तरह का लॉस हो रहा होगा, तभी वो इतनी परेशान है। मैं सर झटककर अपने कमरे में पढ़ाई करने के लिए चला गया। 2 घंटे गुजरे थे। मैं अपनी किताब बंद करने के बाद खिड़की की तरफ आ गया। मैंने देखा कि हमारे घर के दरवाजे पर एक लैंड क्रूजर खड़ी हुई है। उसमें मौजूद इंसान मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर के बाद दीदी फोन पर बात करती हुई उस गाड़ी में बैठ गई और चली गई। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कभी दीदी को कोई घर से लेने आया हो या घर गाड़ी से छोड़ने आया हो। दीदी हमेशा खुद ही अपनी स्कूटी से ऑफिस जाती थी और अपने ऑफिस से घर वापस आती थी। मुझे लगा उनको कोई ज़रूरी काम आ गया होगा। आखिरकार वो इतनी बड़ी कंपनी में जो काम करती हैं। फिर बस कुछ समय गुजरा था और दीदी का फ़ोन आया।
मैंने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठा लिया, लेकिन उनकी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट और तेज़ी थी, जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उन्होंने कहा, चिराग, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने आज कंपनी के रिकॉर्ड में होने वाले करोड़ों रुपए के फ्रॉड की कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स पकड़ी हैं और मैं ये सारे सबूत लेकर सीधा पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। तुम बस माँ और नेहा का ख्याल रखना। मैंने परेशान होकर दीदी को रोकना चाहा कि आप ऐसा मत कीजिए, फाइल छोड़कर घर आ जाइए, लेकिन वो अपने फर्ज की बहुत पक्की थी और उन्होंने मेरी बात सुने बिना फोन बंद कर दिया। मैं सारी रात बेचैनी और अनजाने डर की कंडीशन में उनका इंतजार करता रहा। मेरी परेशानी देखकर माँ भी जाग गई थी और हम बार बार उनका नंबर डायल करते रहे, लेकिन फोन लगातार बंद जा रहा था। अगली सुबह हमारे दरवाजे पर पुलिस आई और उन्होंने हमें वो खबर दी जिसने हमारे पैरों तले से जमीन खींच ली थी। पुलिस ने बताया कि देर रात एक रिजॉर्ट में आपकी बहन की लाश मिली है। सुना है कि वहां कोई पार्टी चल रही थी। आपकी बहन ने बहुत ज्यादा नशा कर लिया था और नशे की हालत में वो रिजॉर्ट की सीढ़ियों से गिरी तो तभी उनकी मौत हो गई। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ऐसा नहीं हो सकता था। मेरी दीदी तो यहाँ से सही सलामत गई थी और वो कभी पार्टी वगैरह ज्वाइन करती ही नहीं थी। वो तो कभी नशा भी नहीं करती थी। ये क्या कह रहे हैं? पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं, माँ और मेरी बहन, हम तीनों बुरी तरह से रो रहे थे। हमें दीदी का शव दे दिया गया। दीदी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। मेरी दीदी पर झूठे आरोप लगाए गए थे। मुझे पूरा विश्वास था कि उन्हें किसी केस में फंसाया गया है। नशा करना तो दूर की बात, वो ऐसे गलत लोगों के पास बैठती तक नहीं थी। हमारे कहने पर पुलिस ने थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन तो जरूर की थी, लेकिन उसके बाद पुलिस भी जैसे इस केस को अपने हाथ में नहीं ले रही थी। मैं जानता था, दीदी ने मुझे फोन पर बताया था कि वो पुलिस स्टेशन जा रही है, लेकिन पुलिस स्टेशन के बजाय वो रिजॉर्ट तक कैसे पहुंची, ये मेरी समझ नहीं आ रहा था। पुलिस मेरी किसी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थी और कहा जा रहा था कि नशे की हालत में सीढ़ियों से गिरने पर उनकी मौत हुई है, जबकि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि दीदी का शव हमने देखा था तो उनकी बॉडी पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी। मैं पुलिस को उस गाड़ी के बारे में बताना चाहता था जो हमारे घर आई थी, क्योंकि मुझे यह हादसा नहीं मर्डर लग रहा था। पुलिस ने मेरी इस बात पर भी यकीन नहीं किया और गाड़ी का पता भी नहीं लगाया। कुछ दिनों तक तो पुलिस वाले कहते रहे कि हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन फिर जाने क्या हुआ, किसका दबाव आया और कौन सी ताकत इस केस से जुड़ गई कि पुलिस ने अचानक इसे हादसे का रूप देकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। हमारे घर के हालात दिन ब दिन खराब होने लगे थे। दीदी के जाने के बाद घर खर्च पर भी काफी असर पड़ा था। कुछ महीने तो जैसे तैसे गुजारा हो गया था, लेकिन अब गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। हालात ने मुझे इस कदर मजबूर कर दिया था कि मुझे अपनी मेडिकल की पढ़ाई बीच में अधूरी छोड़नी पड़ गई थी, क्योंकि अब मुझे अपनी बीमार माँ और छोटी बहन की जिम्मेदारी उठानी थी। मैं नौकरी की तलाश में कई महीनों तक ठोकरें खाता रहा, लेकिन कहीं उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। घर में भूखा रहने की नौबत आ गई थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपनी फैमिली को इस मुश्किल से कैसे निकालूं। फिर हमारी इस कठिन जिंदगी में एक ऐसा मसीहा आया जिसने हमारी मदद की। वो थे राकेश गोयंका जी, मेरी दीदी के बॉस, जो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। दीदी की ईमानदारी की हमेशा तारीफ करते थे। दीदी के मरने पर भी वो हमारा दुख हल्का करने के लिए हमसे मिलने आए थे और उन्हें दीदी की मौत पर बेहद अफसोस था। उनका बेटा शुभम गोयंका मेरी दीदी से मोहब्बत करता था। वो भी हमारे दुख में हर तरह से शामिल हुआ था। लेकिन अब जब उनको हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में पता चला, तो राकेश जी ने मुझसे कहा कि बेटा, मुझे तुम्हारी परेशानी के बारे में पता चला है। तुम्हारी दीदी ने हमेशा हमारी कंपनी को कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वो एक बहुत अच्छी और ईमानदार इंसान थी। मैं उसको अपनी बेटी की तरह मानता था। तुम तो जानते हो कि मैं भले ही कितना ही अमीर इंसान हूँ, लेकिन लोगों की बहुत मदद करता हूँ। फिर तुम भी मेरे बेटे जैसे हो, तुम्हारी मदद क्यों ना करूं? तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बताओ, तुम कौन सा काम करना चाहते हो? जो काम तुम्हें आता होगा, मैं उसी काम की नौकरी पर तुम्हें लगवा दूंगा। अगर तुम अपनी दीदी की तरह ज़्यादा पढ़े लिखे होते, तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में ही रख लेता। मैंने कहा, मैं मेडिकल लाइन से पढ़ाई करना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था। उन्होंने कहा, बेटा, तुम अपनी पढ़ाई अपनी कमाई से जारी रख सकते हो, लेकिन उससे पहले उन्होंने मुझे अपने बड़े स्टोर पर एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी दिलवा दी थी, जिससे घर का खर्च और मेरी बहन का खर्च भी पूरा हो रहा था। मैं सोच रहा था, आज अगर मेरी दीदी जिंदा होती और उनकी शादी राकेश जी के बेटे शुभम के साथ हो जाती, तो उन्हें कभी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती। मेरी दीदी कितनी भाग्यशाली थी कि इतने अच्छे इंसान उनके ससुर बनते।
शुभम जी से भी मेरी कभी कभी मुलाकात होती रहती थी। शुभम जी मेरी दीदी को बहुत याद करते थे और याद करते करते उनकी आंखों से आंसू निकल आते थे। हम सब लोग उन दोनों बाप बेटे को अपना मसीहा मानते थे, क्योंकि बुरे वक्त में ऊपर वाले ने उन्हें हमारे पास भेजकर हमारी जिंदगी बचा ली थी। मैं दिन रात पूरी ईमानदारी और लगन से स्टोर पर काम करता था, ताकि राकेश जी का सर बुलंद कर सकूं और उनके भरोसे पर पूरा उतर सकूं। स्टोर के ठंडे फर्श पर बैठे बैठे मैं अपनी सोच की गहराइयों से अचानक बाहर आया था। मेरे हाथ में मौजूद वो चश्मा मुझे हकीकत की दुनिया में वापस ले आया था। मेरे सीने में गुस्से, लाचारी और बदले की आग ऐसे जलने लगी थी जिसे काबू करना मेरे लिए नामुमकिन हो रहा था। वो बूढ़ा इंसान कोई मामूली गरीब इंसान नहीं हो सकता था जो इतनी महंगी गाड़ी में बैठा था, और वो जानबूझकर मुझसे झूठ बोल कर गया था। मैंने खड़े होकर उस चश्मे को स्टोर की तेज रोशनी में बहुत ध्यान से देखना शुरू कर दिया था। ये एक बेस्ट क्वालिटी का चश्मा था और इसका फ्रेम महंगा लग रहा था। मैंने इसे हर तरफ से उलट पलट कर देखा तो मेरी नज़र उसकी डंडी के अंदरूनी हिस्से पर पड़ी। वहाँ शहर के एक बहुत ही वीआईपी और अमीर इलाके की एक बड़ी ऑप्टिकल सेंटर का लेजर मार्क लगा हुआ था। उसके बिल्कुल साथ में एक छोटा सा सीरियल नंबर भी बारीक शब्दों में दर्ज किया गया था। ये देखते ही मेरे दिल में एक जबरदस्त उम्मीद जाग उठी थी। ये सीरियल नंबर उनकी दुकान की रिकॉर्डिंग में जरूर मौजूद होगा, और यही वो इकलौता सुराग था जो मुझे इस बूढ़े और कातिल की गाड़ी तक पहुंचा सकता था। मेरे दिमाग में जल्दी से दीदी के बॉस का ख्याल आया कि मैं अभी उन्हें फोन करके इस सारे मामले के बारे में बताऊं। वो जरूर मेरी पूरी मदद करेंगे, क्योंकि वो बहुत ताकतवर और शरीफ इंसान है। लेकिन फिर मैं अचानक से रुक गया। चिराग, अभी किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए, वो बॉस ही क्यों ना हो। अगर कातिल को थोड़ी भी भनक पड़ गई कि तुम उसकी खोज में हो, तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और तुम वो आखिरी मौका भी गवा दोगे। मैंने खुद से फैसला किया, और वैसे भी मैं राकेश जी जैसे शरीफ इंसान को अपने पर्सनल बदले के चक्कर में उलझाकर किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था। मैंने वो चश्मा बड़ी सावधानी के साथ अपनी जेब में रखा और पक्का इरादा कर लिया कि कल सुबह ड्यूटी पर बाद में आऊँगा, पहले इस ऑप्टिकल सेंटर जाऊँगा और इसके सीरियल नंबर के जरिए इस बूढ़े का सारा कच्चा चिट्ठा निकालूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़े। रात का बाकी हिस्सा मैंने इसी बेचैनी में गुजार दिया था, और मैं बस सुबह होने का इंतजार करने लगा था कि अपनी दीदी के कातिल तक पहुंचने का ये पहला और अहम सफर शुरू कर सकूं। जैसे ही सूरज की पहली किरण कमरे में आई, मैं तेजी से उठा और तैयार होने लगा, क्योंकि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन साबित होने वाला था। मैं कमरे से बाहर निकला तो माँ किचन में नाश्ता बना रही थी और नेहा अपने स्कूल यूनिफॉर्म में तैयार बैठी थी। भैया, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं? कि आप सारी रात सोए नहीं हैं? नेहा ने मेरी तरफ देखते हुए मासूमियत से पूछा। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस रात को स्टोर पर काम ज्यादा था, इसलिए थकावट हो गई है। तुम जल्दी से नाश्ता करो, वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। तभी माँ ने आवाज लगाई, बेटा जल्दी से आकर चाय पी लो। और नेहा की फीस का क्या हुआ? आज तो आखिरी तारीख है ना। मैंने कहा, माँ आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैंने रात को ही पैसों का हिसाब कर लिया था, और आज मैं राकेश जी से थोड़ी एडवांस सैलरी भी ले लूंगा। वो मुझे कभी मना नहीं करेंगे। आप बस मेरी और नेहा की कामयाबी के लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने माँ को तसल्ली दी और जल्दी से चाय का कप खत्म करके घर से बाहर निकल आया था। मुझे जल्दी से उस ऑप्टिकल सेंटर पहुंचना था जहां का नाम और लेजर मार्क उस चश्मे पर दर्ज था। मैंने ऑटो किया और शहर के महंगे इलाके की तरफ निकल पड़ा, जहां बड़े बड़े ब्रांड और शानदार दुकान मौजूद थी। कुछ देर के बाद मैं इस शानदार ऑप्टिकल सेंटर के सामने खड़ा हुआ था, जिसका शीशे का दरवाजा बहुत चमकदार था। अंदर का माहौल किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा था। मैंने एक लंबा सांस लिया और दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हो गया। सामने काउंटर पर एक सेल्समैन खड़ा हुआ था, जो मुझे मामूली कपड़ों में देखकर थोड़ा हैरान हुआ था। जी सर, मे आई हेल्प यू? उसने धीमी मुस्कुराहट के साथ पूछा। मैंने कहा, सर मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी काम है। दरअसल ये चश्मा कल रात को ही हमारे मेडिकल स्टोर पर भूल गया है। इस पर आपकी दुकान का लेजर मार्क और सीरियल नंबर मौजूद है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने रिकॉर्ड से इसके मालिक का पता बता दीजिए, ताकि मैं ये अमानत उस तक पहुँचा सकूँ। मैंने वो चश्मा जेब से निकालकर काउंटर पर रखते हुए नरमी से कहा था। सेल्समैन ने चश्मा उठाकर उसे उलट पलट कर देखा और फिर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ टाइप करने लगा और बोला, ये तो काफ़ी महंगा है और हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ये सुरेश नाम के किसी आदमी पर रजिस्टर है। मैंने कहा, ये सुरेश कौन है और क्या इसका कोई पता फ़ोन नंबर आपके पास दर्ज है? सेल्समैन ने मुझे थोड़ी अजीब नज़रों से देखा, फिर बोला, हम अपने कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन इस तरह किसी को नहीं दे सकते, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। मैंने कहा, सर
आप प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वो एक बहुत ही बूढ़े और बीमार इंसान हैं, जिन्हें दिल की प्रॉब्लम है, और वो कल रात अपनी महँगी दवाइयाँ भी हमारे स्टोर पर ही छोड़ गए थे। मैंने थोड़ा-सा सीरियस होकर झूठ का सहारा लेते हुए उसे अपनी बातों में लेने की कोशिश की। मेरी बात सुनकर सेल्समैन थोड़ा-सा नरम पड़ गया था और उसने दोबारा स्क्रीन की तरफ देखा। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल ये सुरेश कोई बड़ा आदमी नहीं है, बल्कि वो शहर के एक बहुत फेमस बिजनेसमैन का पर्सनल ड्राइवर है, और उनके बॉस ने ही उन्हें ये चश्मा हमारी दुकान से गिफ्ट में लेकर दिया था। इसलिए रिकॉर्ड में उनके बॉस का घर का पता दर्ज है। सेल्समैन ने मुझे बताते हुए एक कागज पर एड्रेस लिखकर मेरी तरफ बढ़ा दिया था। ड्राइवर, ये सुनते ही मेरा दिमाग बुरी तरह से उलझ गया था। अगर वो खराब हालत वाला भिखारी बूढ़ा एक ड्राइवर है, तो फिर उस लैंड क्रूजर का असली मालिक कौन है, जो कल रात उस ड्राइवर को इस गाड़ी में बिठाकर ले गया था? और एक ड्राइवर इतनी महंगी गाड़ी की पीछे वाली सीट पर क्यों बैठा था? मेरे दिमाग में सवालों का एक तूफान मच गया था, लेकिन मैंने वो कागज सेल्समैन से लिया और उसको थैंक यू कहकर दुकान से बाहर निकल गया। इस कागज पर जो एड्रेस मौजूद था, ये भी शहर के बड़े और डिफेंस वाले इलाके का था। मैंने बिना टाइम बर्बाद किए एक और ऑटो लिया और इस एड्रेस पर रवाना हो गया। रास्ते भर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे दिमाग में दीदी की मुस्कुराती हुई तस्वीर घूम रही थी, जिसे याद करके मुझे हमेशा हिम्मत मिलती थी। कुछ देर के बाद ऑटो खामोश सड़क पर आकर रुक गया। मैं ऑटो वाले को पैसे देकर पैदल ही उस पते को ढूंढने लगा। कुछ कदम चलने के बाद सामने एक बड़ा बंगला मौजूद था। मैंने इधर उधर देखा। गली में पूरी तरह से सन्नाटा था और कोई भी आता जाता दिखाई नहीं दे रहा था। मैं दबे कदमों से चलता हुआ उस बंगले की ऊंची दीवार के बिल्कुल साथ मौजूद एक बड़े से पेड़ के तने के पीछे छुपकर खड़ा हो गया और अंदर का नज़ारा देखने की कोशिश करने लगा। थोड़ा सा गेट खुला हुआ था और अंदर से बड़ा पोर्च साफ नजर आ रहा था। मेरी नजरें पोर्च में खड़ी उस काली गाड़ी पर पड़ी और मेरा सांस एक बार फिर से रुक गया। ये वही लैंड क्रूजर थी, बिल्कुल वही जिसकी चमकती हुई बॉडी और नंबर प्लेट आज के दिन की रोशनी में मेरे सामने थी। लेकिन मेरी हैरानी की हद उस समय न रही जब मैंने देखा कि वही सुरेश, जो कल रात बीमार और गरीब इंसान के रूप में मेरे स्टोर पर आया था, इस समय साफ सुथरे ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहने उस काली लैंड क्रूजर को मेहनत और लगन से धो रहा था। वो बीमार या लाचार नहीं लग रहा था, जैसे उसने कल रात मेरे सामने नाटक किया था। उसने मेरी हमदर्दी का इस तरह से फायदा उठाया था, लेकिन मैं खामोशी से सब कुछ खड़ा देखता रहा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक महंगा सूट पहने, आंखों पर काला चश्मा, हाथों में ब्रीफकेस पकड़े, अपने एटीट्यूड के साथ चलता हुआ बाहर आया। मैंने उस इंसान का चेहरा देखने के लिए अपनी गर्दन थोड़ी आगे की, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस इंसान के चेहरे पर पड़ी, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं वहीं पेड़ के साथ टेक लगाकर बैठने लगा। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। हाँ, मुझे लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरे दिमाग पर कोई बहुत भारी हथौड़ा मार दिया हो। वो कोई आम इंसान नहीं जिसे मैं देवता मानता था, वो राकेश जी थे, जिसने हमारे बुरे समय में हमारी मदद की थी। वही इस बंगले और काली लैंड क्रूजर का असली मालिक था। उसने तेज और कड़कती हुई आवाज में कहा, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। तुम्हें पता है ना कि आज मेरी मीटिंग है और तुम गाड़ी साफ करने में इतनी देर क्यों लगा देते हो? ये वही आवाज थी जिसे मैं जानता था। उसके अंदाज में नरमी और हमदर्दी गायब थी, जो मेरे सामने दिखाता था। जी सर, बस 2 मिनट, सुरेश ने डरे हुए अंदाज में जवाब दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी को कपड़ा मारने लगा। उसने बड़ी सावधानी के साथ ब्रीफकेस गाड़ी में रखा और खुद पीछे वाली सीट पर बैठ गया। सुरेश ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी बंगले से बाहर निकल गई। मैं वहीं दीवार के साथ जमीन पर बैठा रहा। मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे आसपास की दुनिया तेजी से घूम रही है और मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। मेरे दिमाग में तेजी से पिछली सारी कड़ियाँ और बिखरे हुए टुकड़े जुड़ने लगे और एक ऐसा भयानक सच सामने आया जिसने मेरी आत्मा को छलनी कर दिया था। कहीं इनका बेटा शुभम तो उनके साथ नहीं मिला हुआ था। ये सोच मेरे दिमाग में आते ही मैंने खुद से कहा, नहीं नहीं, वो तो दीदी से बहुत प्यार करता था। मैंने सोचा भी था कि मैं शुभम को इस बारे में बताऊं, लेकिन मैंने अभी किसी को कुछ भी बताने का फैसला नहीं किया था, बल्कि इस ड्राइवर को पकड़ने के बारे में सोचा था। दीदी ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि वो सबूत लेकर पुलिस के पास जा रही थी और फिर उसके बाद उनकी मौत की खबर आ गई। न जाने सच्चाई क्या थी, मैं सब सच जानना चाहता था। इस आदमी ने मुझे एहसान और झूठी हमदर्दी के बोझ तले दबा लिया था, ताकि वो लगातार हम पर नज़र रख सके और मैं कभी अपनी बहन के कातिलों को ढूंढ ना पाऊं। मैं पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। मुझे नौकरी देना एक फरेब और एक भयानक जाल था, जिसमें मैं 4 साल से खुशी खुशी फंसा हुआ था। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। ये धोखे और सदमे के आंसू थे।
मैं काफ़ी देर तक लाचारी से वहीं पर रोता रहा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मेरा दुख गुस्से की आग में बदलता जा रहा था। मैंने खुद को संभाला और खड़ा हो गया। अब मुझे सच्चाई का पता चल चुका था और अब मैं खामोश बैठने वाला नहीं था। एक ज़रूरी सवाल अभी भी मेरे दिमाग को पागल कर रहा था और बुरी तरह से उलझा रहा था। अगर ये सुरेश राकेश जी का ड्राइवर है और वो कल रात उसी गाड़ी में वापस आया था, तो वो गरीब और लाचार बनकर पूरे शहर को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मेरे मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने क्यों आया था? वो शहर के सबसे बड़े मेडिकल स्टोर पर भी तो जा सकता था। उसके पास तो दवाई खरीदने के पैसे भी नहीं थे। वो सीधा मेरे पास ही क्यों आया? उसके पीछे ज़रूर कोई बहुत गहरा राज या कोई ख़ास वजह छुपी थी। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं इस सवाल का जवाब सुरेश से ही लूँगा और उसे अकेले में दबोचूंगा, क्योंकि वही बता सकता था कि वो इस गाड़ी में मेरी बहन को लेकर रिजॉर्ट गया था या फिर पुलिस स्टेशन। जो भी सच था, ये वही बताने वाला था। सारा दिन मैंने कोठी के आसपास रहकर ही समय बिताया था और शाम होने का इंतजार करने लगा। मुझे पता था कि राकेश गोयंका और शुभम गोयंका शाम को ऑफिस से वापस आते हैं और ड्राइवर अपने मालिक को छोड़ने के बाद फ्री हो जाते हैं। जैसे ही शाम होने लगी, वो काली लैंड क्रूजर वापस बंगले के अंदर दाखिल हुई। कुछ देर के बाद सुरेश अपने मामूली कपड़े पहनकर थके हुए कदमों के साथ कोठी के छोटे दरवाजे से बाहर निकला और पैदल ही सड़क के किनारे चलने लगा। शायद वो अपने घर जा रहा था या किसी काम से बाहर निकला था। मैं खामोशी से कुछ दूरी रखकर उसका पीछा करने लगा। वो मेन सड़क से होता हुआ एक पुरानी और सुनसान गली में दाखिल हुआ, जहां स्ट्रीट लाइट्स भी ठीक से काम नहीं कर रही थी और लोगों का आना जाना कम होने के बराबर था। यही मेरे लिए सबसे बेहतरीन मौका था। मैंने अपने कदमों की रफ्तार तेज की और तेजी से चलता हुआ बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया। सुरेश ने शायद मेरे कदमों की आहट सुन ली थी। उसने घबराकर पीछे पलट कर देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कोई रिएक्ट करता, मैंने फुर्ती से आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया और अपने दोनों हाथों से उसे दीवार के साथ पूरी ताकत से धकेलते हुए वहीं जकड़ लिया। सुरेश की आंखों में डर और वहशत फैल गई थी और वो बुरी तरह कांपने लगा। तुम वही हो ना? वही रात वाले लड़के? तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे छोड़ दो। सुरेश की आवाज डर के मारे बुरी तरह से कांप रही थी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली। मेरी आंखों में उस समय 4 साल का गुस्सा, नफरत और बदले की आग भड़क रही थी। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो सुरेश, और मैं भी अब तुम्हें बहुत अच्छी तरह पहचान चुका हूँ। बस अब बिना किसी झूठ और नाटक के मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम कल रात वो भिखारी वाला रूप धारण करके पूरे शहर को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मेरे ही मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने क्यों आए थे? आखिर तुम्हारा क्या मकसद था? और अगर तुमने थोड़ी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की, तो याद रखना, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। मेरी इस अचानक हरकत ने उसे पूरी तरह से होश में ला दिया था। वो दीवार के साथ लगा हुआ हाँफ रहा था। मैंने उसके कंधों पर अपनी गिरफ्त और भी मजबूत कर दी थी। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे और तुम्हारे उस मसीहा राकेश गोयंका के सारे भयानक राजों का पता चल चुका है। सुरेश, मुझे ये भी पता चल चुका है कि तुम वही इंसान हो जो उस रात काली गाड़ी में बैठकर मेरी बहन को घर से कहीं ले गए थे। बताओ, तुम मेरी बहन को कहाँ ले गए थे? बताओ, वो रिजॉर्ट कैसे पहुंची? और ये बताओ कि तुम्हें उसे घर से ले जाने के लिए किसने बोला था? मेरे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे और मैं देख सकता था कि उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। मैंने कहा, मैंने तुम्हें कल रात इतनी मुश्किल से अपनी बहन की फीस के पैसों से दवा लेकर दी और तुम मुझसे झूठ बोलते रहे। तुम मेरी बहन के कातिल हो और मैं तुमसे सबका हिसाब लूंगा। बोलो, तुम मेरे स्टोर पर क्यों आए थे? बताओ, मेरी बहन की मौत कैसे हुई? क्या राकेश गोयंका ने तुम्हें मुझे चेक करने के लिए भेजा था या फिर कोई और भयानक इरादा था? गली में पूरी तरह से सन्नाटा था और सिर्फ हम दोनों की भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। सुरेश ने नजर झुका ली थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी वो सारी मक्कारी जो गाड़ी में बैठे समय वो मुझे दिखा रहा था, अब कहीं गायब हो चुकी थी। वो एक लाचार इंसान लग रहा था और मैं उसके जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और मेरी गिरफ्त उसके कंधों पर इतनी मजबूत थी कि वो किसी भी हाल में वहां से भाग नहीं सकता था। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू मेरी कमजोरी के नहीं बल्कि मेरी ताकत के थे, जो मुझे अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए बहे जा रहे थे। बताओ सुरेश, खामोश क्यों हो गए? सच बोलो, वरना मैं अभी इसी समय तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम सारी जिंदगी जेल की काल कोठरी में सड़ते रहोगे। मैंने आखिरी वार किया। वो इंसान जो अभी तक खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था, अचानक फूट कर रोने लगा और कहने लगा, बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे पुलिस के हवाले मत करना। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। मैं तुम्हारी बहन का कातिल नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उसे अपनी बेटी समान समझता था।
मैं राकेश गोयंका का सबसे पुराना ड्राइवर हूँ। वो 27 जून की रात जब मैं अपने सारे काम से निपटकर अपने घर जा रहा था, तो छोटे मालिक ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आभा को जाकर उसके घर से ले आओ। मैंने शुभम साहब से कहा कि जी छोटे मालिक, मैं तो अपने घर के आधे रास्ते तक पहुंच गया हूं और मैंने गाड़ी भी पोर्च में लगा दी है। उन्होंने गुस्से भरी आवाज़ में तेज शब्दों के साथ कहा कि तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना करो। तुम्हें पैसे सुबह से शाम तक के नहीं दिए जाते। जाओ और जाकर आभा को लेकर सिविल एरिया वाले रिजॉर्ट में लेकर आ जाओ। वो तुमसे पुलिस स्टेशन को कहेगी तो कह देना पुलिस स्टेशन ही जा रहे हैं, और अगर रास्ते में कोई नाटक करे तो उसकी कोई बात मत सुनना। बस गाड़ी तेज रफ्तार से चलाकर उसे रिजॉर्ट तक लेकर पहुंचो। छोटे मालिक की बात सुनकर मैं घबरा गया था। मुझे दाल में कुछ काला सा लग रहा था। मैं छोटे मालिक के कहने पर तुम्हारे घर से आकर आभा मैडम को वहां से ले गया था और मैंने उन्हें छोटे मालिक के रिजॉर्ट तक पहुंचा दिया। उन्होंने वहां पहुंचने के बाद मुझसे कहा कि मुझे यहाँ क्यों ले आए हो। मैंने तो कहा था कि हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। उन्होंने रास्ते से ही तुम्हें फ़ोन करके बताया था कि वो पुलिस स्टेशन जा रही हैं। तब वो मेरी गाड़ी में ही बैठी थी। वहां गाड़ी की आवाज़ सुनते ही छोटे मालिक और बड़े मालिक दोनों वहां आ गए और उन दोनों ने आभा मैडम से मुलाकात करने के बाद मुझे हाथ के इशारे से वहां से भेज दिया। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। आभा मैडम एक अच्छी लड़की थी। मुझे डर था कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मेरे घर जाने का समय काफ़ी देर पहले ही हो चुका था, लेकिन मेरा वहां से भी जाने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने फैसला किया कि मुझे यहीं रहकर देखना चाहिए कि आखिर ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं, क्योंकि वो लोग इस तरह कभी रिजॉर्ट नहीं गए थे। उस रिजॉर्ट को तो हमेशा पार्टी वगैरह के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। वो लोग जब अंदर चले गए तो मैंने बाहर की खिड़कियों से अंदर झांकने की कोशिश की। काफ़ी देर तक तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद एक खिड़की हल्की सी खुलने की कोशिश की तो वो खुल गई और फिर उसके बाद अंदर का सारा नज़ारा मेरी आंखों के सामने था। छोटे साहब आभा मैडम के साथ कुछ ज़रूरी फाइल्स को लेकर बातें कर रहे थे और उनसे कह रहे थे कि तुम्हें इस तरह पुलिस स्टेशन की बात नहीं करनी चाहिए थी। उनकी बात सुनकर आभा मैडम को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, तो फिर तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुमने तो कहा था कि तुम डायरेक्ट पुलिस स्टेशन पहुंच रहे हो और मुझे भी अपनी गाड़ी से पुलिस स्टेशन बुला रहे थे। वो डरावनी हंसी हंसने लगे और फिर अपने चेहरे पर नरमी सजाकर बोले, अच्छा तुम क्यों इतनी हाइपर हो रही हो? मुझे अपने पिता की हकीकत पता चल गई है कि वो इस बिजनेस को गलत तरीके से चला रहे हैं। मैं जानता हूँ कि वो गरीबों के साथ बेईमानी कर रहे हैं, उनका हक मार रहे हैं, लेकिन तुमने मुझे ये सच्चाई बताकर बहुत अच्छा काम किया। मैं उनकी सच्चाई इतनी जल्दी दुनिया के सामने नहीं ला सकता। तुम परेशान मत हो। तुम एक काम करो, तुम रिलैक्स हो जाओ। हम अभी नहीं, हम कल सुबह आराम से पुलिस स्टेशन चलेंगे और जल्द ही मेरे डैड सलाखों के पीछे होंगे। हमारी कंपनी ईमानदारी से चलेगी और गरीबों का हक नहीं मारा जाएगा। आभा मैडम उनके ये शब्द सुनकर थोड़ी रिलैक्स हो गई थी। फिर उन्होंने नौकर को इशारा दिया और वो नौकर एक जूस का ग्लास लेकर वहां आया। शुभम साहब ने कहा कि ये जूस पियो और तसल्ली रखो। आभा मैडम उनकी बातों में आ गई और उन्होंने वो जूस पी लिया। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है, क्योंकि मैं पूरी बात को नहीं जानता था और सिर्फ दूर से खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। लेकिन जब उस जूस को पीने के बाद आभा मैडम की हालत बिगड़ी तो उनको घबराहट होने लगी और उनको अचानक उल्टी हुई तो उन्होंने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। मैं उनको बचाना चाहता था, लेकिन तभी शुभम साहब का असली रूप मेरी आंखों के सामने आ गया। उन्होंने आभा मैडम को बचाने के बजाय उनका गला अपने हाथों से मजबूती से पकड़ लिया और कहने लगा, बड़ी आई थी मेरे बाप को जेल भिजवाने वाली, अब तू तो गई। मैं तुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन अब तुझसे नफरत करता हूँ। मैं और मेरे डैड ने इतनी इज्जत शोहरत ऐसे ही हासिल नहीं की है। बहुत से लोगों का घर उजाड़ा है, बहुत से लोगों का हक मारा है। कोई भी इंसान इतनी आसानी से इतना अमीर नहीं हो जाता। उसे कोई ना कोई गलत काम करना पड़ता है, तभी वो कामयाबी तक पहुंचता है। तुझे क्या लगता था कि हमारी कंपनी की हकीकत दुनिया के सामने तू लेकर आएगी और हम कुछ नहीं करेंगे? ऐसी मोहब्बत भाड़ में गई जो हमारा नाम खराब करे। अब तू ऊपर जा और वहां जाकर गरीबों का हक अदा कर। पता है तेरा ऐसा करने पर फैक्ट्री के सारे वर्कर्स आंदोलन पर उतर आते और फिर हमारी कितनी बदनामी होती। सिर्फ तुझ एक लड़की की वजह से हम कोई भी लापरवाही मोल नहीं ले सकते थे। ये सुनकर आभा मैडम की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। वो चिल्लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो हाथ जोड़कर शुभम साहब से कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो, मगर वो बेरहम इंसान उनको मरता हुआ छोड़कर वहां से फरार हो गया। मैं सब कुछ देखता रहा और कुछ नहीं कर सका। इस सब में मेरा भी बराबर से दोष है, क्योंकि मुझे उन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था।
मैं खुद ही आभा मैडम को वहां तक लेकर पहुंचा था। मुझे नहीं पता था कि ये लोग उनके साथ ऐसा करेंगे। उस जूस में उन्हें जहर मिलाकर दिया गया था और जिसको पीने से उनके शरीर में जहर फैल गया और सिर्फ आधे घंटे में उनकी मौत हो गई। मैं कुछ नहीं कर सका। मैं शर्मिंदगी के दबाव तले झुकता जा रहा था, लेकिन वहां से जाने से पहले मेरे पास एक सुराग था। रिजॉर्ट के बाहर वाले हॉल की तरफ एक कैमरा लगा हुआ था और उन्होंने वहीं खड़े होकर इस वारदात को अंजाम दिया था। मुझे याद आया कि ये सब कुछ जरूर कैमरे में रिकॉर्ड हुआ होगा। मैं नौकरों से छुपकर जल्दी से ऊपर वाले कमरे में गया जहां पर कंप्यूटर रखा हुआ था और मैंने जल्दी से वहां से वो कैमरे की रिकॉर्डिंग ली और वो यूएसबी आज तक अभी भी मेरे पास है। मैंने वो सबूत के तौर पर निकाल कर रख ली थी। मैं अगले ही दिन आभा मैडम के परिवार से मिलना चाहता था और उनको ये सबूत दिखाना चाहता था, लेकिन मालिकों को ये बात पता चल गई कि रिजॉर्ट में मौजूद कंप्यूटर से किसी ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चुरा ली है और फिर वो लोग अलर्ट हो गए। उन्होंने सब लोगों पर नजर रखना शुरू कर दी। उन्हें घर के नौकरों पर, रिजॉर्ट के नौकरों पर और मुझ समेत सारे ड्राइवर पर भी शक हो गया था। उन्होंने सब लोगों पर पहरा लगाया हुआ है। मैं डायरेक्टली तुम्हारे पास नहीं आ सकता था। अगर आ जाता तो बुरी तरह पकड़ा जाता। इस बात को जब पूरे 4 साल बीत गए और मैं एक दिन भी आभा मैडम की मौत की वजह से सुकून से नहीं सो पाया, तो मैंने फैसला किया कि मैं एक न एक दिन तुम्हें ये सबूत जरूर देकर रहूंगा ताकि मुजरिमों को उनकी सजा मिल जाए। अब मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि शुभम गोयंका और राकेश गोयंका दोनों हमेशा हमेशा के लिए अपना बिजनेस दुबई में सेट कर रहे हैं और वो लोग वहां जाने वाले हैं। लेकिन उनके वहां जाने से पहले ही मैं चाहता हूं कि वो लोग पकड़े जाएं। बस इसीलिए मैं जल्द से जल्द तुमसे मिलना चाह रहा था। फिर उन्होंने अपने मेले कपड़ों की आस्तीन से अपने आंसू साफ किए और कहा कि वो चश्मा मैंने गलती से तुम्हारे स्टोर पर नहीं छोड़ा था, बल्कि मैं उसे जानबूझकर वहां छोड़ कर गया था ताकि तुम किसी न किसी तरह इस पर लिखे हुए सीरियल नंबर के जरिए मुझ तक पहुंच सको। मैं सच्चे दिल से चाहता था कि आभा मैडम के कातिल बेनकाब हो जाएं। मैं जानता था कि तुम एक इंटेलिजेंट लड़के हो और तुम उस चश्मे की मदद से मेरा पता जरूर ढूंढ लोगे। ये सुनकर मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ इस बूढ़े इंसान की अपनी प्लानिंग थी और वो चाहते तो ये सब कुछ भूलकर पीछे हट सकते थे। मगर उन्होंने मेरी दीदी को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। उसने वो यूएसबी मेरे हवाले कर दी और कहा, बेटा तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है। कल वो दोनों बाप बेटे फ्लाइट से हमेशा हमेशा के लिए दुबई जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी की पुरानी करप्शन का दोबारा से ऑडिट शुरू हो गया है और वो डरते हैं कि कहीं वो पकड़े न जाएं और उनके सारे काले धंधे दुनिया के सामने न आ जाएं। इन लोगों ने पुलिस वालों को पैसे खिला दिए थे और हत्या को हादसे का नाम दे दिया था। मैंने पीछे हटकर उनके कपड़े ठीक किए और कहा कि आई एम सॉरी अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा कि आप कातिल हैं, लेकिन आप तो मेरी दीदी को इंसाफ दिलवाने के लिए आगे आए। शायद उस दिन मैं आपको उस लैंड क्रूजर में बैठते हुए नहीं देखता तो शायद मेरे दिल में यह ख्याल कभी ना आता कि मुझे अपनी बहन को इंसाफ दिलाना चाहिए। उन्होंने कहा, बेटा अब तुम जल्दी से जाओ, ये सबूत जल्द से जल्द कानून के हवाले करो। तुम्हारे पास सबूत होगा तो पुलिस भी तुम्हें नहीं झुठलाएगी। मेरे दिल से खून के आंसू बह रहे थे। मैं जल्दी से घर पहुंचा और घर जाकर मैंने यूएसबी को अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया, जिसमें वो दरिंदा मेरी दीदी को अपने हाथों से जहर वाला जूस दे रहा है और मेरी दीदी उल्टियां करते हुए तड़प रही है और उससे मदद की गुहार कर रही है। लेकिन वो दरिंदा मेरी दीदी को झंझोड़ कर और उनका गला पकड़कर उन्हें और भी ज्यादा तकलीफ दे रहा था। जब तक मेरी दीदी की सांसें बंद नहीं हुई तब तक वो उनको तड़पता हुआ देखता रहा और फिर उसके बाद नौकर से कहकर चला गया कि जल्दी से रिजॉर्ट खाली करो और इसकी लाश पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस का मैटर हम खुद देख लेंगे। ये सब देखकर मेरे अंदर एक तूफान मचा हुआ था। अब मैं बस उस लम्हे का इंतजार कर रहा था जब मेरा सामना उस दरिंदे से होगा। अगले दिन मैं अपने मेडिकल स्टोर पर बैठा था। जब मुझे किसी भी कस्टमर की कोई बात समझ नहीं आ रही थी और मैं किसी को भी ठीक से दवाई नहीं दे पा रहा था, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। दोपहर का समय था जब शुभम गोयंका की जानी पहचानी शानदार और चमकती हुई काली लैंड क्रूजर स्टोर के बाहर आकर रुकी और वो फिर से अपने बाप की तरह मुझ पर हमदर्दी जताने आ गया। वो स्टोर के शीशे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उसने महंगा सूट पहन रखा था। मेरे सामने खड़े होकर मुझसे हाथ मिलाते हुए कहने लगा, कैसे हो चिराग? दरअसल मुझे डैड ने यहाँ भेजा है। मैं तुम्हें यहाँ बताने आया हूँ कि मैं और मेरे डैड कुछ दिनों के लिए एक बहुत ज़रूरी बिजनेस ट्रिप पर दुबई जा रहे हैं। तुम दुकान का, अपनी पढ़ाई का और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मुझे तुमसे बहुत लगाव है। तुम जानते हो ना कि तुम में मुझे अपनी आभा नजर आती है। वो भी तुम्हारी तरह समझदार और इतनी ही ईमानदार थी जितनी कि तुम हो। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम में से किसी को भी फ़ोन कर देना। तुम मेरे लिए मेरे सगे भाई की तरह हो।
शुभम ने हमेशा की तरह मीठे अंदाज में कहा। उसका झूठ और हमदर्दी देखकर मुझे अंदर से बेहद घिन आ रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसका अभी गला दबा दूं। लेकिन मैंने अपने जज्बात पर काबू पाया था और अपने चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट सजा ली थी। मैंने कहा कि आप फिक्र मत कीजिए और राकेश जी से भी बोल देना कि मैं अपना ठीक से ख्याल रख लूंगा। अब तो वैसे भी सब कुछ संभालने और हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। मैंने गहरे और मतलब भरे अंदाज में कहा और धीरे से चलकर मेडिकल स्टोर की मैन दरवाजे का शटर अंदर से गिराकर उस पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया। स्टोर के अंदर अब सिर्फ हम दोनों मौजूद थे और बाहर की दुनिया से हमारा कांटेक्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका था। शुभम मेरी इस अजीबोगरीब रिएक्शन पर बेहद हैरान हुआ था और उसके चेहरे की दिखावे वाली मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई। अरे, ये चिराग क्या कर रहे हो तुम? दुकान का शटर इस समय क्यों बंद कर रहे हो? मुझे तो अभी सीधा एयरपोर्ट के लिए निकलना है और तुम मुझे अंदर बंद कर रहे हो। क्या कोई खास बात है जो तुम अकेले में करना चाहते हो? उसने परेशानी से ऊंची आवाज में मुझसे पूछा। मैं सुकून से चलता हुआ वापस काउंटर के पास आया और अपनी पैंट की जेब से सुरेश का वो पुराना टूटा हुआ चश्मा निकालकर उसके सामने काउंटर के शीशे पर रख दिया। शेखर जी, आपके परिवार के पर्सनल ड्राइवर सुरेश की नज़र अभी भी बहुत कमज़ोर हो गई है। उसे समझाइए कि वो अंधेपन में इस तरह किसी लड़की को पुलिस स्टेशन का कहकर रिजॉर्ट ना पहुंचाया करे, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता है और इस बार जान भी जा सकती है। मैंने कांटेदार आवाज में उसकी आंखों में डायरेक्ट देखते हुए कहा। इस चश्मे को देखते ही शुभम के चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और उसकी सारी शराफत का वो झूठा लिबास जो उसने पिछले 4 सालों से बड़ी महारत से ओढ़ रखा था। उसने कहा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो और हमारे ड्राइवर का चश्मा तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम क्या कहना चाह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शुभम की आवाज में अब वो मिठास और हमदर्दी बिल्कुल मौजूद नहीं थी, बल्कि एक साफ घबराहट, हकलाहट और डर शामिल हो चुका था। उसके माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे थे। मैंने उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब देने के बजाय खामोशी और इत्मीनान से काउंटर पर पड़ा अपना लैपटॉप ऑन किया और उसमें सुरेश की दी हुई वो काली यूएसबी लगा दी। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए लैपटॉप का रुख उसकी तरफ घुमा दिया। लैपटॉप की चमकती हुई स्क्रीन पर शुभम का अपना वहशत भरा चेहरा नजर आ रहा था और रिजॉर्ट के अंदर की वो घिनौनी हरकत भी उसे साफ दिखाई दे रही थी, जिसमें वो मेरी बहन को गला दबाकर मारने की कोशिश कर रहा था और जिसमें उसने अपने हाथों से उनको जहर पिलाया था। उसने वो फाइल दीदी के हाथ से छीनकर अपने पास रख ली थी। शुभम के तेजी से बदलते हुए एक्सप्रेशन उसकी आंखों में उभर आए थे। उसके चेहरे पर डर मंडला रहा था। मौत जैसी तड़प साफ दिखाई दे रही थी। आज पूरे 4 साल बाद इस इंसान और इसके पिता का असली और भयानक रूप बेनकाब हो चुका था और वो मेरे सामने एक मुजरिम की तरह खड़ा हुआ कांप रहा था। वीडियो खत्म होते ही स्टोर में एकदम घोट देने वाली और खतरनाक खामोशी छा गई थी, जिसमें सिर्फ लैपटॉप के पंखे की धीमी सी आवाज गूंज रही थी। मैंने स्क्रीन से नजर हटाकर उस इंसान के चेहरे की तरफ देखा जिस पर मैं बहुत भरोसा करता था। उसके पसीने के मोटे कतरे स्टोर की तेज रोशनी में चमक रहे थे और उसकी आंखें हैरानी और डर से इतनी बड़ी हो चुकी थी जैसे कि वो अभी बाहर निकल आएंगी। वो मुझे कुछ बोलने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए थे। मैंने सुकून से लैपटॉप की स्क्रीन बंद की और काउंटर के करीब होकर उसकी आंखों में डायरेक्ट देखते हुए एक लंबा सांस लिया। कैसा लग रहा है शुभम गोयंका, आज अपने इस भयानक और काले सच का सामना करके? बताओ तो सही, कैसा लग रहा है इस सच्चाई को आज बेनकाब होते हुए देखकर? तुमने पिछले 4 सालों से अपनी दौलत और एहसानों के जोर पर इसको छुपाकर रखा था। मेरी बहन पागल थी जो तुम जैसे घटिया इंसान से प्यार करती थी। अच्छा हुआ मर गई, जिंदा रहती तो शायद तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। और तुम्हारा वो बाप जो मेरा मसीहा बनता था, वो भी तुम्हारी तरह दरिंदा है। इस रिकॉर्डिंग में तुम्हारे और तुम्हारे पिता के सारे काले करतूत छिपे हुए हैं। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। शुभम, जो अभी तक पूरी तरह से शॉक खड़ा हुआ था, अचानक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन तेजी से बदलने लगे। उसकी वो घबराहट अब एक अजीब सी शैतानी हंसी में बदल गई। उसने अपना सर पीछे किया और एक जोरदार हंसी हंसने लगा जिसने मुझे चौकन्ना कर दिया था। हाँ, मेरे पिता ने तुम्हारी बहन को मारने की प्लानिंग की और मैंने उस प्लानिंग को अंजाम दिया। ये सब हम दोनों ने ही किया था। हम तुम्हारी बहन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता था, मुझे उससे मोहब्बत थी। मैं उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए भी तैयार था।
लेकिन वो 2 कौड़ी की लड़की, उसकी हैसियत क्या थी? वो हमारी कंपनी को बदनाम करना चाहती थी। वो हमारी कंपनी को बंद करना चाहती थी। उसे लगता था कि मैं अपने पिता के खिलाफ जाकर उनको जेल पहुंचाऊंगा, उनकी कंपनी बंद करवाऊंगा। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो मेरे लिए एक मामूली सी लड़की थी। मैं अपने पिता की दौलत को ठोकर मारकर कैसे उसका साथ दे सकता था? मेरी दौलत, मेरी कामयाबी, सब कुछ दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। इसलिए तुम्हारी बहन को मार दिया, क्योंकि मुझे दूसरों के कारोबार में रुकावट पैदा करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शुभम की आवाज में अब वो मिठास बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि एक घमंड झलक रहा था। उसने कहा, तुम्हारी बहन एक बेवकूफ लड़की थी। वो चाहती तो सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करती और खुशी खुशी मेरी जिंदगी में शामिल हो जाती। मैं उसे सोने में तोल देता, मगर उसे शरीफ और ईमानदार बनने का बहुत शौक था। मेरे पिता ने उसे धमकी भी दी थी कि वो हमारी कंपनी की ऑडिट की फाइलों को दबा दे, मगर वो नहीं मानी। उसे करोड़ का लालच भी दिया गया, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आई। मेरे पिता ने मुझे समझाया और कहा, इस लड़की को अपने काबू में करो, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी मैंने तुम्हारी बहन का भरोसा जीत लिया और उसे अपनी बातों में ले लिया। हमारी कंपनी का नाम बचाने के लिए उसे रास्ते से हटना ही पड़ा। और फिर तुम और तुम्हारी मासूम सी फैमिली मेरे डैड पर बड़ा भरोसा करती थी, इसलिए उन्होंने झूठे एहसान के बोझ तले तुम्हें दबा दिया, ताकि तुम लोग कभी भी अपनी बहन के गुनहगार को ढूंढने की हिम्मत न कर सको और हमेशा हमसे दबकर रहो। हमने तुम्हें अपने पैसों का मोहताज बना दिया, ताकि तुम सारी जिंदगी हमारी जूतियां सीधी करते रहो। तुम आज भी हमारे गुलाम हो चिराग, और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसने बड़े घमंड के साथ ये बात कही थी। उसकी बात सुनकर मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया था, लेकिन मैंने अपने जज्बात पर काबू पा लिया था। मैंने कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने हमें खरीदा हुआ है? तुमने हमारी मजबूरी का घटिया फायदा उठाया और मेरी बहन का सौदा मुझसे कर लिया। मेरी आंखों में इस समय कोई डर नहीं था। अचानक शुभम ने अपने कोट की अंदर वाली जेब में तेजी से हाथ डाला और एक काले रंग की भारी पिस्तौल निकालकर सीधा मेरी तरफ तान दी। स्टोर के अंदर का माहौल एकदम से सीरियस हो गया था। उसने कहा, बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। तुमने मेरे खिलाफ ये घटिया सबूत जमा कर लिए, जिस तरह तुम्हारी बहन ने किए थे। लेकिन तुम भूल गए हो, इस समय तुम मेरे सामने बिल्कुल अकेले हो और स्टोर का शटर भी तुमने खुद ही बंद किया। उसके अंदाज में अब एक साफ धमकी थी। उसने कहा, जैसे तुम्हारी बहन को रास्ते से हटा दिया और किसी को कुछ समझ ही नहीं आया, ऐसे ही तुम्हें भी रास्ते से हटा दूंगा और किसी को तुम्हारी लाश तक नहीं मिलेगी। ये सबूत मेरे साथ ही दुबई जाएंगे और तुम यहीं बंद दुकान में खत्म हो जाओगे। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मैं उसका ये अंदाज देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराया था, बल्कि उसके हाथ में वो हथियार देखकर मेरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने खड़े खड़े जोर जोर से एक हंसी हंसनी शुरू कर दी थी। मैंने शुभम को उलझन में डाल दिया था। उसने कहा, मौत को सामने देखकर तुम मुझ पर हंस रहे हो। मैंने कहा, डर तो उस इंसान का होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ बाकी हो। तुम्हें क्या लगता है कि जिस भाई ने पूरे 4 साल अपनी बहन के जाने का बोझ उठाया हो, वो आज इतने ताकतवर इंसान के सामने बिल्कुल अकेला आकर खड़ा हो जाएगा? दरअसल अपनी दौलत के नशे में तुम इतने ज्यादा अंधे हो गए हो कि तुम्हें अपने आसपास फैलाया हुआ जाल ही नजर नहीं आ रहा। आज तुम्हारा ये घमंड भी टूटेगा और तुम्हारा और तुम्हारे पिता का ये मसीहा बनने का रूप भी बेनकाब हो जाएगा। मैंने अपनी आवाज को बुलंद किया और मेडिकल स्टोर के पीछे वाले हिस्से में मौजूद अंधेरे वाले गोदाम के बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया। मेरी बात अभी पूरी ही हुई थी कि गोदाम का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला और उसमें से पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ तेजी से बाहर निकले। उन्होंने पलक झपकते ही शुभम को चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया। उन पुलिस वालों के साथ बिल्कुल पीछे सुरेश भी सर झुकाकर खड़ा हुआ था। सुरेश और पुलिस की कितनी बड़ी साजिश को सामने पाकर शुभम के हाथ से वो भारी पिस्टल खुद ब खुद जमीन पर गिर गई और उनकी आवाज ने स्टोर की खामोशी को चीर दिया। पुलिस यहाँ कैसे आई? शुभम जोर से चिल्लाया। क्या ये तुम्हारा काम है सुरेश? शुभम की आवाज कांप रही थी और उसके चेहरे की रंगत पीली पड़ चुकी थी। मैंने सुकून से कहा, कल रात ही इंस्पेक्टर साहब को मैंने सारी हकीकत के बारे में वो कैमरे वाली रिकॉर्डिंग उनके हवाले कर दी थी, ताकि वो तुम्हारे खिलाफ गिरफ्तारी के पक्के वारंट लेकर आ सके। और रही बात सुरेश की, तो उस रात मेरी दीदी के साथ जो कुछ भी हुआ, वो सब कुछ सुरेश ने अपनी आंखों से देखा है। सुरेश उस कत्ल का चश्मदीद गवाह है। इसी ने मेरी मदद की है। इंस्पेक्टर साहब ने आगे बढ़कर शुभम को हथकड़ियां पहना दी, जिनका वो असली हकदार था। इंस्पेक्टर ने उसे नफरत से घूरते हुए कहा, हम तुम्हें शहर के सबसे इज्जतदार लोग समझते थे, लेकिन तुम तो दरिंदे निकले। तुम्हारी और तुम्हारे बाप की सारी जिंदगी जेल की काल कोठरी में ही गुजरेगी। मुझे तुम्हें ये बताने में खुशी हो रही है कि तुम्हारे बाप को भी अरेस्ट कर लिया गया है और अब तुम दोनों जल्द ही जेल में एक दूसरे के साथ बैठकर अपनी कंपनी को बचाने की प्लानिंग करते रहना।
पुलिस उसे बेइज्जती के साथ घसीटते हुए बाहर की तरफ ले गई। जैसे ही पुलिस उसे लेकर बाहर निकली, सुरेश रोता हुआ आगे बढ़ा और कहने लगा, आज मेरे दिल को सुकून मिला है, आज शायद मैं सुकून से सो सकूंगा। मैंने झुककर उसके कंधों पर अपना हाथ रखा और कहा कि तुम मेरी बहन को अपनी बेटी समझते थे, तुमने बहुत समझदारी दिखाई है। तुमने जो मेरी मदद की है उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुम्हें पुलिस के साथ जाना होगा और पुलिस को वो सब बताना होगा जो तुमने अपनी आंखों से देखा था। उसने मुझसे वादा किया और कहा, मैं कोर्ट में सब कुछ सच बताऊंगा और आभा मैडम को इंसाफ दिलवाऊंगा। मेरे दिल पर भी सुकून छा गया था। मेरी माँ और मेरी बहन को जब ये बात पता चली तो उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। आभा दीदी को इंसाफ मिल चुका था, सारे सबूत कोर्ट में पेश किए गए थे। सुरेश ने भी जो कुछ अपनी आंखों से देखा था वो सब कुछ सच सच कोर्ट में बता दिया था। दोनों बाप बेटों को जेल हो गई थी। रिजॉर्ट में मौजूद नौकरों का भी बयान लिया गया था। रिजॉर्ट को सील कर दिया गया था और उन पुलिस ऑफिसर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया जिन्होंने पहले इस केस पर कार्यवाही नहीं की थी और राकेश गोयंका के पैसे खाकर दोषियों का साथ दिया था। मैं डॉक्टर तो नहीं बन सका, लेकिन अपनी दीदी को इंसाफ दिलाकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। आज भी मैं मेडिकल स्टोर पर काम करता हूँ और सुकून की जिंदगी जी रहा हूँ। मेरे पास ज्यादा दौलत तो नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरी छोटी बहन और मेरी माँ है जिन्हें देखकर मुझे हिम्मत मिलती है और मैं दिन रात उनके लिए मेहनत करता हूँ। मैं आज भी अपनी दीदी को याद करता हूँ, उनकी तरह एक ईमानदार इंसान बनने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।